बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी वो है सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सैम्पलिंग होती क्या है, पॉपुलेशन क्या है, फिर इसकी टाइप्स पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन देखें। पॉपुलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्चर, यानी आप कह सकते हैं कि एक लार्जर ग्रुप जहाँ से एक रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए क्या करता है, सैंपल ड्रा करता है। लार्जर ग्रुप फ्रॉम विच अ रिसर्चर ड्रा इट्स सैंपल, ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। अच्छा, दो डेफिनेशन अब हमारे सामने आ गई है सैम्पलिंग की। पहली डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिसर्चर, और दूसरी क्या है, अ लार्जर ग्रुप फ्रॉम वेयर अ रिसर्चर टेक इट्स सैंपल। तो टेक्स इट्स सैंपल, तो जो रिसर्चर है बड़े ग्रुप से जहाँ से अपना सैंपल ड्रा करता है उसको भी पॉपुलेशन कहते हैं। या एक ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, पूरी एक एरिया जहाँ पे वो स्टडी करना चाह रहे हैं। मिसाल मैं देता हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर देखना चाह रहे हैं कि जो टीचर हैं वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से कितने सेटिस्फाई हैं। अब जो पॉपुलेशन आपकी है ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके पूरे लाहौर के स्कूल टीचर हैं, ठीक है। अब इसमें से आप सैंपल भी ड्रा करते हैं। आप जो है एक तहसील लेंगे, उसमें से चंद स्कूल, उनका इंटरव्यू करेंगे और फिर आप कहेंगे कि लाहौर के टीचर्स की ये परसेप्शन है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से। अब पॉपुलेशन दो तरह की होती है, टारगेट पॉपुलेशन एंड एक्सेसिबल पॉपुलेशन। अब टारगेट पॉपुलेशन वो होती है जहाँ पे हम अपने रिजल्ट जनरलाइज करना चाहते हैं, पूरा लाहौर। अब देखें, टारगेट पॉपुलेशन हमारी क्या है, पूरा लाहौर है, जहाँ से हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे रैंडमली या नॉन रैंडमली। एक होती है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। अब एक्सेसिबल पॉपुलेशन से मुराद ये है कि वो पूरी पॉपुलेशन का वो एरिया जहाँ तक आपकी रसाई मुमकिन है। अब आप देखें, आप पूरे पंजाब, पूरे लाहौर के हर टीचर से तो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकेंगे। आप क्या करेंगे, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं आप उनसे इंटरव्यूज़ लेंगे। तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो होती है जहाँ तक रिसर्चर की रसाई होती है, और टारगेट सारी पॉपुलेशन होती है। जो the population to which the researcher would like to generalize his results based on analysis of a sample selected from a target population। तो उसके बाद सैंपल। अब सैंपल क्या है, इस पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, जो सैंपल ड्रा करते हैं उसको यानी एक प्रोपोर्शन निकालते हैं कि इतने प्रोपोर्शन, इतने % लोगों से हमने इंटरव्यू, टेस्ट या क्वेश्चनर फिल करवाना है, वो आपका सैंपल होता है। सैंपल is a small proportion of population selected by specific procedure for observation and analysis। तो आप एक पूरी पॉपुलेशन से जो सेलेक्ट करते हैं लोग कि इनसे हमने डाटा कलेक्शन करनी है, इन पे स्टडी करनी है। तो लाहौर में सपोज कर लेते हैं हम 10,000 टीचर हैं, तो आपने 200 टीचर सेलेक्ट करने हैं जिनसे आपने इंटरव्यू लेना है। तो 2000 आपकी पॉपुलेशन है, 200 आपका सैंपल होगा, स्मॉल प्रोपोर्शन। अब देखें, यहाँ पे हम कह रहे हैं लार्ज ग्रुप, पॉपुलेशन लार्ज ग्रुप है, ये हम कह रहे हैं स्मॉल प्रोपोर्शन या स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब सैम्पलिंग जो प्रोसेस होता है ना सैंपल लेने का, उसको सैम्पलिंग कहा जाता है। ये दो तरह की होती है सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये है कि अब लाहौर के 10,000 टीचर में हर एक टीचर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सिलेक्शन की। मैं इसको सादा कर लेता हूँ, आपके स्कूल में 200 बच्चे हैं, सपोज आप उनमें से 50 बच्चे या 20 बच्चे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए। आप 200 बच्चों को एक नंबर असाइन कर देते हैं 1 से 200 तक, उनको मिक्स कर लेते हैं पर्चियों को, और उनमें से 20 पर्चियाँ आप निकाल लेते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है आप निकाल लेते हैं। तो ये देखें, हर एक बच्चे का चांस था कि उसका पूरा निकल आए, उसका नाम, रोल नंबर निकल आए। इसको कहते हैं रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगी कि आप अपनी मर्जी से उन 200 में से कोई 20 बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें, रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम असाइनमेंट में डिफरेंस, ये मैंने ऐसे पहले भी आपको थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया है, अब वो आप उसको आपने नोट किया होगा। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, रैंडम असाइनमेंट एंड रैंडम सैम्पलिंग को। रैंडम असाइनमेंट भाई ये है कि आपकी एक पूरी रैंडम सैम्पलिंग पहले कि आप अपनी पूरी पॉपुलेशन में से रैंडमली, ठीक है, अपना सैंपल ड्रा करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। 200 में से आपने 20 बच्चे लेने हैं, तो आप क्या करते हैं कि 200 पर्चियाँ डालेंगे, उनमें से 20 पर्चियाँ मिक्स करके उनमें से 20 पर्चियाँ चुन लेंगे। ये आपकी रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी,
ठीक हो गया। अब रैंडम असाइनमेंट क्या है, सपोज आप इनके दो ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है सपोज करें आप। तो अब आपने इन 20 को ऐसे नहीं करना कि 10 ये वाले 10 तुम इधर हो जाओ, ये वाले 10 तुम इधर हो जाओ, नो। आप अगेन उन पर्चियों को मिक्स करेंगे, उनमें से 10-10 आप अलग कर लेंगे। ये होगी रैंडम असाइनमेंट, यानी पॉपुलेशन से रैंडमली सैंपल लेना रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। और उस सैंपल को कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर भी रैंडमली डिवाइड करना रैंडम असाइनमेंट कहलाता है। होपफुली ये समझ आ गई होगी। सेंसस, अब सेंसस ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप सारी पॉपुलेशन को लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी गांव में रहने वाले जो है वो हिंदू कम्युनिटी, उनका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। अब वहाँ पे टोटल घर ही 5 रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे टोटल लोग ही 25 रहते हैं। तो अब उनमें से आप 5 लोगों को क्या आपने इंटरव्यू लेना, आप उन सब से इंटरव्यू ले लेंगे, ठीक है, कि उनकी क्या राय है यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बारे में, उनका रहन सहन उनके साथ कैसा है। तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर आप सारी की सारी पॉपुलेशन को जो है अपने डाटा एनालिसिस के लिए ले लेते हैं, उसमें से सैंपल ड्रा नहीं करते, इसको सेंसस स्टडी बोला जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की आगे टाइप्स हैं जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग कह रहे हैं। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो इसमें लकी ड्रा जैसे कुरानंदाजी है कि आप जो है वो क्या करते हैं, आपने सैंपल अपने जो लिस्ट ले ली है ना 200 लोगों की, उसको पर्चियों को मिक्स कर लिया और उनमें से 20 पर्चियाँ उठा ली। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको लॉटरी मेथड को कहा जाता है। दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, आप सपोज करें हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है ना जी, टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें वो है 5000 टीचर, सपोज करें हमें चाहिए 10% सैंपल। 10% कितना बनेगा, 500 बनेगा। कितना बनेगा जी, 500। तो हम क्या करेंगे, 5000 को 500 पे तकसीम कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 10, यानी हर 10वां बच्चा, हर 10वां टीचर सॉरी हमें चाहिए अपने सैंपल के लिए। तो हम क्या करेंगे, 10 पर्चियां डाल लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उनको मिक्स कर लेंगे, उनमें से कोई एक पर्ची उठा लेंगे। अब सपोज हमारे पास आता है 7, तो 7 17 27, ठीक है, और इसी तरह 37 47 57, ओ चलते चले जाएंगे 4797 तक, 5000 टोटल है ना। तो इसी तरह ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कि आप अपने इंडिविजुअल को इनलिस्ट कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर जो है वो आप चूज करते हैं रैंडमली लॉटरी मेथड से। फिर अगले नंबर आप कैसे चूज करते हैं, बाय एवरी nth नंबर। ये nth नंबर से क्या मुराद है, ये आपको 2 चीज़ों से पता चलेगा, आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी और आपको कितना सैंपल चाहिए। टोटल पॉपुलेशन आपकी है 5000, सैंपल आपको चाहिए 10% 500, तो 5000 को 500 पे तकसीम करें तो 10 आ जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें ये होता 5, हमें 1000 बंदे चाहिए होते, तो हम क्या करते, 1 से 5 तक की पर्चियाँ डालते, ठीक है, उसमें से 4 आ जाता, 4 8, ठीक है। तो इसी तरह आगे हम चलते चले जाते 14 18, मतलब 4 का फ़र्क हम रखते हुए, ठीक है। तो हम जो है वो 4 का इधर से 4 लेंगे, उधर से 8, उधर से 4, एवरी nth नंबर हमने, ठीक है। तो यानी 4 नंबर का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 9 का, जो भी डिफरेंस आपका आ रहा है उतना आप डिफरेंस रखते हुए जो है वो एवरी nth नंबर आप लेते हैं। 4 बनेगा और उधर से कितना बनेगा, इसमें 4 जो है वो मज़ीद अगर आप ऐड कर लें तो इसी तरह इस तरतीब से हम चलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि 7 था, फिर 17 27 37, इस तरह काम ये चलता जाएगा। तो हम पहला जो सैंपल लेते हैं वो हम लेते हैं कैसे जी, वो हम लेते हैं रैंडम तरीके से, ठीक है। और फिर अगला nth नंबर ले लेते हैं। nth नंबर हमारे पास कैसे आता है, हम टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज पे डिवाइड करके ले लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की है। इसको अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है टोटल सपोज करें वो 200 है पाकिस्तान के PhDs की केमिस्ट्री में, सपोज श्रीलंका की 400 है और ईरान की जो है वो 600 है, सपोज कर लें। अच्छा, अब इसमें से हमने सैंपल जो लेना है ना टोटल, तो जितना प्रोपोर्शन यहाँ पे होगा ना
टोटल पॉपुलेशन के अंदर उसी प्रोपोर्शन में हम सैंपल लेंगे। इसको मैं सादा कर देता हूँ। आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे आपको दिल के मरीज़ मिलते हैं 100, अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। शुगर के मरीज़ मिलते हैं 50, ठीक है। अच्छा, और आपको जो है वो उसके मरीज़ मिलते हैं, किडनी के पेशेंट मिलते हैं 30, और आपको जो है वो स्टमक के पेशेंट मिलते हैं 20। तो ये टोटल 200 मरीज़ों से आपने इंटरव्यू लेना है। अब आप देखें कि 100 आपके पास दिल के पेशेंट हैं, 50 डायबिटीज़ के हैं, 30 आपके पास जो है वो किडनी के हैं, और 20 आपके पास स्टमक के हैं। अब आप जो सैंपल लेंगे ना, वो ऐसे नहीं करेंगे कि हर एक ग्रुप से इक्वल ले लें, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे कि आपको टोटल सपोज करें 20 लोग चाहिए सैंपल के लिए, 10% सैंपल चाहिए, 20 लोग चाहिए, तो 100 है ना इधर, तो 100 में से 10 लोग जो है वो हार्ट पेशेंट के ले लेंगे, 5 जो है वो आप डायबिटीज़ वाले लेंगे, ठीक है। 10% चाहिए ना टोटल में से। तो अब अच्छा, अब देखें, और जो होंगे आपके 30 वाले, उनमें से 3 20 वालों में से 2, इससे आपके टोटल 20 हो जाएंगे। यानी जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन मौजूद है उससे सैंपल भी उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से लिया जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड में यानी हम एक पॉपुलेशन को उसके सब ग्रुप्स में, स्ट्रेटा कहते हैं कि ऐसी खसूसियात के हामिल ग्रुप को जिनके फीचर मिलते जुलते होते हैं। तो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स आर स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मींस ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इसमें हर ग्रुप से जो हम रैंडमली सैंपल लेंगे ना, ये भी उसी कुरंदाजी के तरीके से उसी तरह से ही लेंगे जिस तरह से वो पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है। जैसे मैंने आपको ये डॉक्टर इस वाली हॉस्पिटल के मरीजों वाली मिसाल दी है, ठीक है। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये ऐसी सैम्पलिंग होती है जहाँ से आपको सब डिवीजन जो है वो नहीं कर सकते आप, ठीक है, वहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन या फर्दर ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो आप जो है एक पूरे ग्रुप को एज अ सैंपल चूज करते हैं। आपके पास 4-5 ग्रुप्स हैं, तो आप एक ग्रुप को एज अ सैंपल चूज कर लेते हैं। आप किसी गांव में जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो उसके फैमिलीज़ के लोग रहते हैं, तो आप एक मुकम्मल फैमिली को चूज़ कर लेते हैं, उसी के सारे मेंबर से आप फिर इंटरव्यू करते हैं। तो डिफरेंट क्लस्टर आर ग्रुप्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इंटायरली। दीज क्लस्टर्स आर नॉट फर्दर सब डिवाइडेड। ये होल क्लास आप ले लेते हैं, मुकम्मल क्लास, मुकम्मल आप फैमिली ले लेते हैं। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड होती है। जैसे पहाड़ी इलाकों में लोग जो है वो एक फैमिली यहाँ रहती है, एक वो चोटी पे रहती है। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर जो है आप जो लोगों से, जब बलूचिस्तान में जैसे हमारे स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पे आप एक फैमिली से इंटरव्यू कर लेते हैं। तो इसमें आप जो फैमिली लेते हैं वो रैंडमली लेते हैं कि ये टोटल 20 फैमिलीज़ जो है इस पहाड़ी एरिया के अंदर मौजूद हैं, तो उनमें से कितनी फैमिली से आपने इंटरव्यू लेना है, 5 से लेना है, तो 5 आप रैंडमली जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उनसे फिर इंटरव्यू करते हैं। ये है क्लस्टर सैम्पलिंग। फिर प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट मैंने आपको बता दिया ऊपर कि जिस पॉपुलेशन को हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और एक ग्रुप में उतने % पॉपुलेशन जितने लेते हैं जितनी उस ग्रुप के अंदर उस ग्रुप का साइज होता है टोटल पॉपुलेशन में, ठीक हो गया। उसके बाद है डबल या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम उसको करते हैं ग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर उन ग्रुप के अंदर से हम जो है रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं। फ़र्क ये होगा डबल और मल्टी स्टेज में कि यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का ख्याल रखते हैं, प्रोपोर्शनेट या फिर स्ट्रेटिफाइड में यहाँ पे नहीं रखते। यहाँ पे हम जो है एक बड़ी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करके वहाँ से हम क्या करते हैं, सैंपल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी जो है प्रोपोर्शनेट जो है वो सैम्पलिंग है। मैं इनको रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, लॉटरी मेथड है। सिस्टमैटिक में हम जो है वो पहले कोई 10 पर्चियाँ डाल के, जितना हमें सैंपल साइज हमें चाहिए, 10 चाहिए तो 10 पर्चियाँ डालेंगे, ठीक है। 20 चाहिए तो मतलब सैंपल हमारा जो n है ये अगर 20 होगा, ये n कैसे आएगा हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज पे डिवाइड करने से। तो n हमारे पास 10 आता है, तो हम 10 पर्चियाँ डाल लेंगे, उनमें से कोई एक पर्ची रैंडमली उठा लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, एवरी nth नंबर, यही हमारे पास मिसाल है 10 है ना n, तो जैसे मैंने कहा कि 7 आया हमारे पास पर्ची हमने उठाई, तो फिर 17, 27, 37, 47, 57, वो 4797 तक हम 4997 तक हम जो है वो ऐसे चलते चले जाएंगे। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, इस तरह एक पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उस ग्रुप में उतने % लोग लेते हैं जितना उस ग्रुप का
टोटल पॉपुलेशन में शेयर होता है। वही डॉक्टर वाले एग्जांपल लेंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग में पूरा एक ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं प्रोपोर्शनेट, और ये स्ट्रेटिफाइड सेम है। डबल या मल्टी स्टेज में पहले हम ग्रुप बनाते हैं, उन ग्रुप से फिर हम रैंडमली क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। इसको डबल या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको कन्वीनियंस, एक्सीडेंटल या हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग कहते हैं। आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आपको जो लोग पहले मिल जाते हैं आप उनका इंटरव्यू करते हैं शॉपिंग मॉल में मौजूद सहूलियात के बारे में। आप किसी शहर में चले जाते हैं, वहाँ पे आप म्यूनसिपल कमेटी की जो अमला है उसकी जो कारकर्दगी है उसके बारे में पूछते हैं, किसी सियासी रहनुमा की कारकर्दगी के बारे में पूछते हैं। जो लोग आपको मिलते जाते हैं आप उनके इंटरव्यू। ईजी टू अवेलेबल जो होते हैं ना सैंपल, उनको कन्वीनियंस, एक्सीडेंटल या हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग कहा जाता है। अपनी मर्जी से आप लेंगे। तो ये नॉन रैंडम है, इसमें हर एक के पास इक्वल चांस नहीं होता, आप अपनी मर्जी से लोगों का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कन्वीनियंस या फिर एक्सीडेंटल या फिर हैपहैज़र्ड। ठीक है, ईजिली एक्सेसिबल टू रिसर्चर। ये टाइम भी बच जाता है, सस्ता भी होता है काम, और ईजी टू गेट द सैंपल, ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद परपोजिव या जजमेंटल सैम्पलिंग, ये भी होती है अपनी मर्जी से, लेकिन इसमें कोई ना कोई रीज़न मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर एक टीचर क्लास में बच्चे सेलेक्ट करता है ना, तो वो देखता है कि इस बच्चे के अंदर ये गुण है, ये सलाहियत है कि वो अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, वो अच्छा जो है वो परफॉर्म करेगा। तो वो अपनी जजमेंट को यूज़ कर रहा है। पर्पस जजमेंट, परपोजिव क्या कहलाती है, प्रपोजिव या जजमेंट? इसमें रिसर्चर की जजमेंट शामिल होती है। उसे पता होता है कि ये अच्छा राइटर है, ये अच्छा स्पीकर है, ये अच्छा रीडर है, ये अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा प्रेजेंटर है। तो वो उस खसूसियत की बेस पे उसको सिलेक्ट करता है, कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होती है। तो रिसर्चर बिलीव दैट सम सब्जेक्ट्स, यानी सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे मज़ामीन नहीं, बच्चे जो सैंपल होते हैं वो आर मोर फिट फॉर हिज और हर रिसर्च। ठीक है, इसको जजमेंटल या प्रपोजिव सैम्पलिंग कहते हैं। ये स्पेशल सिचुएशन में जो है इस तरह के वो की जाती है, यानी आपको कोई टीम बनानी है उस वक्त आप इस तरह की सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि कोटा फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आर्मी के पर्सनल का कोटा होता है, डिसेबल का कोटा, वुमेन कोटा, तो उस कोटा में से फिर हम सैम्पलिंग करते हैं। अब कोटा सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस कोटा में से हम क्या करते हैं कि सैंपल ड्रा करते हैं। इसको कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। तो ये भी नॉन रैंडम होती है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपको जो रिसर्चर है उसको अपने सैंपल का नहीं पता होता कि वो कहाँ मिलेंगे। जैसे किसी इलाके में कोई नशई रहते हैं, तो उस रिसर्चर को तो नहीं पता कि कहाँ मिलेंगे, तो वो उनको पता होता है अपने गैंग का। ठीक है, टीचर है तो टीचर को पता है कि इस गाँव में और कितने टीचर रहते हैं। कोई फौज में तो उसको पता है यहाँ पे और कितने लोग फौजी हैं। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग ये है कि आप एक सैंपल के पास जाते हैं, वो आपको बताता है कि अगला बंदा फलां आपको फलां जगह पे मिलेगा। इसको नेटवर्क चेन, रेफरल, रेपुटेशनल या फिर रिस्पोंडेंट ड्रिवन सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसके 5-6 नाम है ये। ठीक हो गया। इसमें मतलब रेफर करता है। स्नोबॉल जैसे आप सर्दियों में अगर गर्मियों में कभी जाएं बर्फानी इलाकों में, तो वो बर्फ़ के गोले बना के एक दूसरे पे नहीं फेंकते, एक दूसरे के बाद फिर वो तीसरे चौथे ऐसे सर्कल में लोग खड़े होकर फैमिलीज जाती हैं तो एंजॉय कर रही होती है। तो ये बेसिकली वहीं से ली गई कि एक बंदा दूसरे को रेफ़र करता है चीज़, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह वो सारे लोग जो है वो जो सैंपल चाहिए होता है रिसर्चर को मिल जाते हैं। उसके बाद एडॉप्टिव सैम्पलिंग, तो अर्ली ऑब्जर्वेशन की बेस पे, यानी एक बंदा कहीं गया और उसने देखा कि यहाँ पे ये तो बड़े अच्छे, ये बंदा जो है इसने बड़ा अच्छा मेरे साथ ताउन किया है, तो यही कोई सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एडॉप्टिव सैम्पलिंग, ये भी अपनी मर्जी से हो रही है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, तो अब सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू इनसाइट दैट अ सब्जेक्ट कैन प्रोवाइड। अब थ्योरेटिकल सैम्पलिंग से मुराद ये है कि एक बंदा, अब यहाँ पे आपको नहीं पता होता कि कौन बंदा क्या कर सकता है या क्या नहीं करता। आप ये देखते हैं कि जो आपके पास टॉपिक पड़ा है ना, या आपके पास एरिया पड़ा है, तो आप उसको देखते हैं और आगे बंदे को देखते हैं, मैच करते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये बंदा शायद सही रहे। ठीक है, तो मतलब आपको उस शख्स के बारे में पता नहीं होता, बट आप जो है अपने जो इनसाइट है ना, यानी अपना जो आपका जो सवाल जवाब आपने करने हैं, इंटरव्यू, टेस्ट, क्वेश्चनर, जो कुछ आपका है, आप उसकी बेस पे सैंपल को लेते हैं कि ये जो है, मिसाल के तौर आप गांव में जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ है, इंफॉर्मेटिव चीज़ आपने पूछनी है, तो आप साफ ज़रा वहाँ देखेंगे कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, चलें इनको जो है वो ले लिया जाए अपने इंटरव्यू के लिए। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, ये प्रपोजिव की तरह है, लेकिन इसमें हम ये होता है कि जैसे हमने बात की प्रपोजिव में हम क्या करते हैं कि जजमेंट की बेस पे करते हैं।
बट इसमें ये होता है कि हम जब सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें जब पता चलता है कि बस जी हमें इतने ही सैंपल चाहिए, ये इतने एनफ हैं, यही हमें डाटा मुकम्मल दे सकते हैं, तो हम मज़ीद सैंपल नहीं लेते। यानी अपनी मर्ज़ी से अपनी जजमेंट को यूज़ करते हुए आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये जो 5 लोग आपने सेलेक्ट कर लिए यही एनफ है, ठीक है, तो आप अपनी प्रपोजल सैम्पलिंग को वहीं पे रोक लेते हैं। आपके पास मज़ीद लोग आपकी लाइन में बैठे होते हैं कि ये भी दे सकता है, ये भी अच्छा है, तो लेकिन आप उसको रोक लेते हैं। इसको सीक्वेंशियल सैम्पलिंग कहते हैं। डेविएंट केस सैम्पलिंग, बाकी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई सैंपल के लिए सिलेक्ट नहीं करता, आप उनको कर रहे हो, तो ये डेविएंट केस सैम्पलिंग कहलाता है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स थी। उसके बाद है जी सैम्पलिंग बाइस। बाइसनेस से क्या मुराद है कि आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हुए जानिबदार हैं, किसी को जानबूझ के सिलेक्ट करें, किसी को नहीं करें, तो ये सैम्पलिंग बाइसनेस कहलाती है। उसके बाद सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से मुराद ये है कि आपने एक पॉपुलेशन ली, तो उस पॉपुलेशन में एक आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो अगला सैंपल सेलेक्ट करने से पहले आप जो पहला आपने सैंपल सेलेक्ट किया था वो वापस अपनी पॉपुलेशन में चला जाता है, ठीक है। तो यानी वो इससे मुराद ये है कि एक पॉपुलेशन में से आपने एक बंदा लिया, उसका इंटरव्यू किया, उसको वापस भेज दिया, फिर अगला बंदा ले लिया, इसको कहते हैं सैंपल विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने एक पॉपुलेशन में से सैंपल लिया, ठीक है, और उसको वहाँ से जब आपने चुन लिया तो वो दोबारा आप उस पॉपुलेशन में वापस नहीं भेजेंगे, बस एक दफ़ा उसका इंटरव्यू लिया, वो वापस नहीं जाएगा, रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि वो वापस चला जाए फिर उसकी जगह नया आ जाए, नो, ऐसे नहीं होगा। एक ही सैंपल आप सेलेक्ट करेंगे, उसी से ही आप फिर क्या करेंगे, अपने जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चन है वो उनसे पूछेंगे। सैम्पलिंग यूनिट्स, जब हम एक पॉपुलेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो वो एक ग्रुप जो बनता है अपनी सेम खुसूसियात का हामिल, स्ट्रेटा ग्रुप, उसको हम सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम से मुराद ये है कि ये लिस्ट होती है आपकी पूरी पॉपुलेशन की, ठीक है, तो आप इसमें से वो फिर अपना सैंपल चूज करते हैं, यानी लिस्ट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, ये आपका सैम्पलिंग फ्रेम है। यानी आपको 200 लोग टोटल आपकी पॉपुलेशन में, आपने उनका नाम और नंबर लिख दिया हुआ है, नाम लिख दिए। अब ये जो लिस्ट है ना उनके नामों की आपके पास मौजूद है, इसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। उसके बाद है ओवर सैम्पलिंग, जब आप ज़्यादा सैम्पलिंग करते हैं तो ये ओवर सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। यानी आप किसी एक खुसूसियत के आमिल इंडिविजुअल ज़्यादा मिकदार में ले रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन सैंपल के लिए सिलेक्ट करते हैं, ये ओवर सैम्पलिंग कहलाती है। होमोजेनिटी, आपके सैंपल सिमिलर खुसूसियात की हामिल हों, होमोजेनिटी है। सारे अच्छे रीडर हैं, होमोजीनियस सैंपल है। सारे अच्छे राइटर हैं, होमोजीनियस सैंपल है। अच्छे रीडर भी हैं, कुछ अच्छे राइटर भी हैं, कुछ अच्छे स्पीकर भी हैं, अब ये हेट्रोजेनिटी आ जाती है, तो ये हेट्रोजीनियस सैंपल है। सैम्पलिंग के फ़वाइद क्या हैं, ये टाइम सेविंग है, इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, इससे आपकी लेबर रिड्यूस हो जाती है, इससे रिज़ल्ट अच्छे होते हैं और इसमें रिसर्च में आसानी हो जाती है। टाइम सेव हो जाते हैं, आप 5,000 लोगों को स्टडी करने के बजाय अगर 50 लोगों को करते हैं, फिर उन पर रिज़ल्ट जनरलाइज करते हैं, तो आपका टाइम बच जाएगा, आपकी कॉस्ट बच जाएगी, आपकी लेबर भी बच जाएगी, आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे और आपको रिसर्च में आसानी होगी। यही हमारी रिसर्च की सैम्पलिंग के खुसूसियात या बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारा जी आज का लेक्चर था, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला कल हम फिर मेजरमेंट स्केल से ऑनवर्ड जो है वो अपना लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।